आज ईद उल अज़हा का दिन है। आप तमाम लोगों को, भारत के रहने वाले और तमाम दुनिया में जो लोग आबाद हैं, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद कुर्बान है जो सबक देती है इंसानों को इनकसारी का, दयानतदारी का, ईमानदारी का और वफ़ादारी का। अल्लाह के साथ वफ़ादारी, दीन के साथ वफ़ादारी और रसूलों के साथ वफ़ादारी। अस्सलाम वालेकुम। कुरान के साथ वफ़ादारी, इंसानों के साथ वफ़ादारी। ये ईद कुर्बान इस बात का सबक देती है, सभी लोगों को मोहब्बत का सबक देती है, नफ़रत से दूर रहने का सबक देती है। आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकजहती और मोहब्बत की। जहाँ दुनिया में अफरा तफरी है, मारा मारी का माहौल है, जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम एक तरह से 1918 का जो दौर था, 1914 का जो दौर था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था, लगभग वैसे दौर में इस वक्त पहुँचे हुए हैं। उस वक्त हिटलर थे, स्टालिन थे, मासोलोनी थे। आज के वक्त में भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े और ज़ालिम तानाशाह मौजूद हैं जो चाहते हैं कि सबको नष्ट कर दें, तबाह कर दें अपने अपने फ़ायदों के लिए। गाज़ा में फ़लस्तीन के अंदर जंग चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 से वो जंग शुरू हुई है और ये 10वां महीना शुरू हो चुका है। वहाँ अभी भयानक जंग चल रही है। कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह के हुए हैं जिनको देख कर के लगता है कि अब ये जंग थम जाएगी, जंग बंदी हो जाएगी या सीज फायर कोई हो जाएगा। बिजली का हमने बताया था अलीगढ़ में दौरान चुनाव, जो हमने वीडियोस किए थे। यहाँ लाइट का कोई अता पता नहीं है, कब आएगी और कब जाएगी। तो फ़िलहाल हम बाकी अभी जो जब तक लाइट नहीं आती है, इसी तरह अंधेरे में बात करेंगे। अंधेरा कायम रहे, ज़िंदगियों में लोगों के अंधेरा है, मुस्तकबिल उनका अंधेरे में है। नीट के पेपर आउट हो जाते हैं, किसी भी तरह का इम्तिहान नौकरियों के लिए देते हैं, वो आउट हो जाते हैं और वो कैंसिल कर दी जाती हैं परीक्षाएं। तमाम पढ़े लिखे नौजवान एक से खूबसूरत और सेहतमंद नौकरियों की तलाश में अपनी अपनी डिग्रियां लेकर के धक्के खा रहे हैं इधर से उधर, और उनका मुस्तकबिल पूरी तरह से अंधेरे में है। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और यह अंधेरा कायम किया हुआ है व्यवस्थाओं ने। जहाँ जो ताकत में बैठा हुआ है उसको अपनी आवाम से, अपनी जनता से कोई सरोकार नहीं है। उनको अपनी हुकूमत चाहिए और हुकूमत पाने के लिए वो कोई भी काम, नीच से नीचा काम, घटिया से घटिया काम करना हो तो उसे भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन के अंदर जंग जारी है। आखिरी मोर्चा वहाँ मौजूद बचा हुआ है रफ़ा का। रफ़ा के ऊपर इसराइल की सेना ने बड़े हमले किए। फ़लस्तीन के जो जवान हैं वो डट के वहाँ मुकाबला कर रहे हैं। और 2 दिन पहले एक एम्बुश उन्होंने किया अल-कस्साम ब्रिगेड ने, फ़लस्तीन के, जिसमें इसराइल के 8 सैनिक मारे गए और तकरीबन 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। यह इसराइल का बड़ा एक नुकसान हुआ। एक और ख़बर कल की ख़बर है कि इसराइल की सेना ने
बिना सरकार की इजाज़त के या सरकार से कंसल्ट किए हुए अमेरिकी जो प्रस्ताव है सीज़ फायर का, उसके मुताबिक 12 घंटे का सीज़ फायर का ऐलान कर दिया और उन्होंने इसको कहा कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज करार दिया कि जो इमदाद है, मदद है, वो आ सके, उसके लिए उन्होंने किया है। जैसे ही ये जानकारी इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को होती है तो नेतन्याहू कहता है कि नॉट एक्सेप्टेड। सेना ने जो सीज़ फायर किया है इस्राइल की गवर्नमेंट को, वो एक्सेप्ट नहीं है। इस्राइल का रक्षा मंत्री बेन गोरियन वो कहता है कि जिन अधिकारियों ने यह फैसला लिया है उनको सजाएं दी जाएंगी। तो एक तरह से इस्राइल के अंदर इस वक्त घमासान है, इस्राइल की सरकार में और सेना में। जैसे ही इस्राइल की सेना ने यह सीज़ फायर किया, हमास ने उसकी बहुत तारीफ़ की। इस्राइल के अंदर इस्राइल की सेना और सरकार इस वक्त आमने सामने है। सेना सीज़ फायर का ऐलान करती है और सरकार कहती है कि ये हमको एक्सेप्ट नहीं है, और सरकार का मंत्री कहता है कि इसमें जिन लोगों ने फैसला लिया है उनको सजाएं दी जाएंगी। अच्छा, बता दें थोड़ा सा, यह वो सीज़ फायर है जिसको अमेरिका ने फ्रांस में पेश किया था, बाइडेंस डॉक्ट्रिन जिसको नाम दिया गया था, और रशिया और चाइना ने हमास या फ़लस्तीन के संगठनों से कहा था कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें, कोई और प्रस्ताव आता है तो उसको न करें। वहीं यूएन काउंसिल में भी जो अमेरिका अब तक वीटो करता रहा, अब वो सीज़ फायर के पक्ष में है। G7 की मीटिंग हुई। G7 की मीटिंग में 7 देश वहाँ मौजूद थे। भारत उसमें इनवाइटी मेंबर था। भारत के प्रधानमंत्री पहुँचे थे वहाँ। एक दिन का ये समिट था। भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ जो बुलाया गया था, क्या प्रक्रिया है, कैसे समिट होता है, सिर्फ ये देखने के लिए वहाँ उनका भाषण नहीं था, उन्होंने एड्रेस नहीं किया और ना ही उनको कोई प्रोटोकॉल दिया गया। एक तरह से उनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा जब उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर या दूसरी जगहों पर कोई भी उच्च अधिकारी मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो यूरोप के देशों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय तौहीन हो या फिर चीन भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन घेर ले, वो कह देते हैं कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सरकार बन चुकी है, तीसरे टेन्योर में प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई है। यह बीजेपी पार्टी की कमजोरियां दिखाती है और यह दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी पर कितना कंट्रोल है मोदी एंड शाह कंपनी का। और बीजेपी में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। संसदीय बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, पार्टी ने अपना कोई लीडर नहीं चुना और प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। राष्ट्रपति ने अभी तक प्रधानमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिए कोई वक्त नहीं दिया है कि संसद में आप अपना बहुमत साबित कीजिए। 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव की डेट है। मान के चलिए 26 तारीख को ये जो सरकार बनी है वो गिर जाएगी। जो हालात हैं उन हालात में ये सरकार गिरने की बहुत संभावना है। दूसरे ये कि जो चीज़ें देश में इस वक्त घट रही हैं, आज एक बड़ी घटना हुई कि वेस्ट बंगाल के अंदर कंचनजंगा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। उस ट्रेन हादसे में 5 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और 30, 35, 40 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। लोग सोशल मीडिया पर रेल मंत्री से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं उनके अंदर इतनी मोरालिटी नहीं है
कि वो ऐसी घटनाओं पर कोई इस्तीफ़ा दे दें। 1999 में नीतीश कुमार ने ज़रूर इस्तीफ़ा दिया था, एक रेल घटना के बाद, जिस वक्त वो रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज के वक्त में ऐसे नेताओं को आप नहीं पाएंगे जो किसी बात पर, हमने अपनी पहले भी रिपोर्ट्स में बताया है कि ब्रिटेन के एक पार्लियामेंटेरियन से देर होती है 1 मिनट की पार्लियामेंट पहुंचने में। वो मिनिस्टर भी थे, वो पहुंचते हैं सदन में, जाने के बाद पूरे सदन से, पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं और अपने संसदीय पद से इस्तीफ़ा दे करके चले आते हैं। मोरालिटी इसको कहते हैं। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम पनामा पेपर्स में आ गया था, नाम आने के बाद उसने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें आप नहीं देख सकते। जब एक समाज, पॉलिटिकल जो व्यवस्था है वो इस तरह की बन जाती है कि कैसे भी हमको पद हासिल करना है, पोस्ट हासिल करनी है, कैसे भी हमको जीत हासिल करनी है, चाहे वो ईवीएम में कितनी भी गड़बड़ी करना पड़े, चुनाव आयोग को अपना मुलाजिम बना लिया जाए, तो वहाँ किसी तरह का ऐसा कोई फैसला लेगा उसकी उम्मीदें नहीं रहती। अब ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, 48 वोटों से एनडीए का एक उम्मीदवार जीता। मालूम हुआ कि उसका एक रिश्तेदार जहाँ ईवीएम मौजूद थी, जहाँ काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल लेकर के मौजूद था और उसके मोबाइल पर OTP जो कोड होता है वो आ रहा था। तो ईवीएम मैनिपुलेशन का, ईवीएम से गड़बड़ी का, ईवीएम से धांधली का ये जीता जागता एक पुख्ता सबूत है। चुनाव आयोग इस पर भी मना कर देगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट पेश की थी 1 जून को इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, और हमने उसमें बताया था TC जिंग की तरफ से एग्जिट पोल था वो, और बहुत ही संजीदा तरीके से उसको तैयार किया गया था। आप अगर उसे देखेंगे तो उसमें पाएंगे जो सीटें हमने बताई थी, हम आज भी मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उससे ज़्यादा सीटें जीत सकता है। अब जो खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश से लेकर के, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कितनी सीटों पर बेईमानी हुई है। तो चुनाव आयोग, भारतीय जो चुनाव आयोग है और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनको इसके लिए सम्मानित किया जाए। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम बनाया 1.5 महीने लंबा, जिसमें पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित था, ताकि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। 7 चरणों में इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। राजीव कुमार का अगर बस चलता तो हो सकता है वो दिल्ली की 7 सीटों पर 7 अलग अलग डेटों में चुनाव कराते, या हो सकता है भविष्य में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, तो 80 सीटों पर अलग अलग हर सीट का चुनाव 1-1 हफ्ते की देरी के साथ हुआ करें। ये 7 चरणों में चुनाव हुए क्यों थे, इस पर बात क्यों नहीं हुई? और चुनाव आयोग ने यह कार्यक्रम किससे सलाह मशवरा करके बनाया था? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कहा कि हम प्रैक्टिकल था हमारा, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप प्रैक्टिकल करके देख रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो 1 दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए था, बिहार के अंदर 1 दिन में चुनाव हो जाना चाहिए था, वो 7 चरणों में चुनाव कराया 45 दिन में, ताकि आप एक पार्टी को, एक व्यक्ति को विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा या पूरा फ़ायदा पहुंचा सकें। भारत की जनता बहुत सहनशील है, बहुत सहती है। कोरोना के वक्त में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो गुजरात से पैदल चल दिए थे बंगाल और बिहार के लिए। चुनाव आयोग को जो चुनाव हुए हैं उसके लिए राजीव कुमार को कोई विशेष पुरस्कार देना चाहिए। वैसे वो डिजर्व करते हैं कि उनको भारत रत्न भी मिल जाए, दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है
कि देश में पारदर्शी, निष्पक्ष, समयबद्ध चुनाव कराएं, पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव कराएं। जो लोग ईवीएम को लेकर के या किसी तरह की धांधली की बातें कहते हैं, वो सब के सब देशद्रोही हैं। एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति, सरकारों से ज़्यादा ताकत जिसके पास मौजूद है, वो कहता है कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। एआई का एक्सपर्ट है, दुनिया भर में उसके तमाम सैटेलाइट वो कार्यक्रम चल रहे हैं। एक्स का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, और न जाने कितने उद्योग उनके मौजूद है। जिस आदमी को हर बात की जानकारी है, वो कह रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग कहता है अब ये एलन मस्क से ज़्यादा काबिल तो है नहीं राजीव कुमार या चुनाव आयोग में और जो लोग हैं। और ये हम बता दें आपको, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ इस बात का, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये बात कही है, चुनाव में धांधली होती है। चुनाव आयोग के अधिकारी चुनाव में धांधली करते हैं, हारे हुए उम्मीदवार को जीता हुआ उम्मीदवार घोषित करते हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये इस तरह का लोकतंत्र ये मजाक है बिल्कुल। क्या बेईमानी करके, चोरी करके सत्ता हासिल करें। और जो खबरें आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव को लेकर के आ रही हैं, वो सारी खबरें बेकार हैं, रद्द कर देने लायक हैं। आरएसएस और बीजेपी में, मोहन भागवत और मोदी में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। वो लोगों को जो नाराज़ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके पक्ष की बात करके अपने पक्ष में लेना चाहते हैं आरएसएस। भागवत की कोशिश है कि मोदी को और अमित शाह को सत्ता से बाहर किया जाए, उनकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कोई और करे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी फर्स्ट चॉइस है, कोई और भी हो सकता है। तो बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि विपक्ष ने सरकार को नहीं हटाया, आरएसएस ये दिखाना चाहती है कि विपक्ष ने सरकार को नहीं हटाया, बल्कि हमने हटा करके दूसरे को नियुक्त किया है। और संगठन पे और भारतीय जनता पार्टी पर हमारी पूरी गिरफ्त है। तो कोई भी इस बहकावे में ना आए। आरएसएस के जो बातें आरएसएस की तरफ से की जा रही हैं, मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार और जो भी कोई बोल रहे हैं, वो सिर्फ विपक्ष का जो स्पेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश है। यह सरकार जो मोदी की तीसरे टेन्योर की सरकार है, चलेगी इस साल के आखिर तक या 2025 के शुरू तक, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। विजयदशमी से पहले भारत को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। विजयदशमी के दिन आरएसएस के स्थापना के 100 बरस पूरे होने जा रहे हैं और उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उम्मीद यह है कि योगी आदित्यनाथ उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में मकान तोड़े जा रहे हैं, अब्दुल के मकान तोड़े जा रहे हैं। अब्दुल आप समझती हैं, हमारे यहाँ सिंबॉलिक शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, तो हम सिंबॉलिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ईद कुर्बान है, सभी को बहुत बहुत मुबारक। मोहब्बत के साथ रहिए, एकजुट होकर के रहिए। नफ़रत की जो बातें करते हैं उनसे दूर रहिए, बचिए और अपनी अपनी ज़िंदगियों में कोशिश कीजिए सच बोलने की।
जैसे ही इंसान सच बोलना शुरू करता है, सामाजिक जो परेशानियां हैं वो उससे लगभग बच जाता है, हर तरह की परेशानी से। और आदत डालिए, कोशिश करिए हर व्यक्ति एक दरख्त ज़रूर लगाए। आप देख रहे होंगे दुनिया में और देश के अंदर कितना क्राइसिस है पीने के पानी का। दिल्ली हो या बेंगलोर हो या हरियाणा या उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य, पीने के पानी की मारामारी है। गर्मी का मौसम है, एशिया के कई सारे देश इस वक्त झुलस रहे हैं शदीद गर्मी से। तो आप लोग पानी बचाएं, दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। जिसके पास अपने घर के अंदर थोड़ी सी भी जगह मौजूद है तो वो दरख्त लगाए, नहीं है तो छोटे छोटे पॉट्स में पौधे लगाएं। तो प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल से बाहर हो जाते हैं, उनमें मिट्टी वगैरह खाद भर के आप घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पौधे लगा सकते हैं, उनको लगाएं। अपने माहौल को, अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं, खुश रहें, दूसरों को खुशी दें, मोहब्बत के साथ रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टीजिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।